26 दिसंबर 1955 को मुंबई के रत्नागिरी इलाके में एक खेड़ नाम का जगह है जहां पर एक बच्चा जन्म लेता है। इस बच्चे का बाप इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस ब्रांच में हेड कांस्टेबल का काम करता था और वहीं पर इसकी माँ जो थी अमीना बाई, वो एक हाउसवाइफ थी और इस बच्चे का नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद का एक बड़ा भाई भी था शबीर इब्राहिम और इसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था हसीना पारकर। श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर के ऊपर एक मूवी भी बनाई थी। इब्राहिम कासकर कांस्टेबल की नौकरी से जितना भी कमाता था उससे ही उन लोगों का खर्च चलता था, लेकिन वो काफी नहीं था। डोंगरी में एक स्कूल था अहमद सेलर करके, वहां पर दाऊद पढ़ाई करता था, लेकिन दाऊद का कभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं बैठा और ऊपर से घर में पैसों की भी जरूरत थी। इस वजह से दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया और फिर काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया और यही से दाऊद का जर्नी स्टार्ट होता है। अगर उस टाइम पर किसी को पता होता कि ये जो बच्चा है ये आगे चल के दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल बनेगा तो शायद इंडिया का इतना नुकसान नहीं होता और बाद में जितनी भी घटनाएं घटी इंडिया के साथ वो सब नहीं होता। खैर, स्कूल से निकलने के बाद दाऊद जो था वो धीरे धीरे क्राइम के दुनिया में घुसने लगा। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी चकारी करता था, फिर लोगों को डराना धमकाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों के अंदर उसका डर बैठने लगा और बहुत ही जल्द दाऊद जो था वो एक लोकल लेवल का डॉन बन गया। ध्यान रखना, वो एक लोकल छोटे लेवल का डॉन बन गया, उसका कोई दबदबा नहीं था इस टाइम पर। लेकिन दाऊद को अपना पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब हाजी मस्तान के गैंग के दो लोगों के साथ इसका झगड़ा हुआ। अब मैं तब के टाइम में मुंबई में जो सब मेजर गैंग ऑपरेट करते थे और इस लड़ाई के पीछे जो मेन रीजन था उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, उस टाइम पे मुंबई में बहुत सारे छोटे बड़े जो गैंग थे ना वो ऑपरेट करते थे, लेकिन मेनली 3 गैंग था जो पूरी मुंबई पे राज करता था। पहला था करीम लाला का गैंग जिसको पठान गैंग भी कहा जाता था, दूसरा था हाजी मस्तान का गैंग और तीसरा था वासु दादा का गैंग। अब ये तीनों गैंग 3 अलग अलग डिपार्टमेंट संभालती थी। जैसे कि पठान गैंग मसल पावर और एक्सटॉर्शन का काम संभालती थी, वहीं पर जो हाजी मस्तान का गैंग था वो गोल्ड स्मगल और जो पोर्ट ऑपरेशन था उसको देखती थी और वहीं पर जो वासु दादा था वो एक स्ट्रीट लेवल डॉन था। और देखा जाए तो इन तीनों में से भी जो हाजी मस्तान का गैंग था और पठान गैंग था, इसी 2 गैंग का ज्यादा दबदबा था मुंबई पर। एंड इवन डिफरेंट रिपोर्ट के हिसाब से दे वर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। जैसे कि हाजी मस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया था MG रामाचंद्रन को, जो कि एक एक्टर डायरेक्टर कम पॉलिटिशियन थे और जो कि 1977 से लेकर 1987 तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, आगे चलकर हाजी मस्तान ने 1980 में अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट किया जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, यानी कि DMSMS। और सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन ही नहीं, बॉलीवुड में भी हाजी मस्तान का हाथ था। हाजी मस्तान ने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था, उस पर पैसा लगाया था और इस वजह से बॉलीवुड में भी उसका एक बहुत मजबूत पकड़ था। और सेम टू सेम करीम लाला जो कि पठान गैंग का लीडर था वो भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था और उसका भी जो कनेक्शन था वो भी बॉलीवुड में था। और ये जो हाजी मस्तान और करीम लाला का गैंग था, ये दोनों गैंग एक साथ काम करती थी। तो ये सब गैंग जब मुंबई पर राज कर रही थी तब दाऊद बहुत ही छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रहा था, छोटी मोटी चोरियां वगैरह, एक्सटॉर्शन और स्ट्रीट लेवल फाइटिंग वगैरह किया करता था। लेकिन इब्राहिम ब्रदर्स यानी कि शबीर और दाऊद इब्राहिम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और इसी वजह से वो लोग हमेशा मौका ढूंढते रहते थे। ये मौका उन लोगों को तब मिला जब हाजी मस्तान के 2 गुंडे डोंगरी में आकर कुछ वसूली वगैरह करने लगे। इब्राहिम ब्रदर्स को यहाँ पर मौका दिखा और उन्होंने हाजी मस्तान के गुंडों को कन्फ्रंट किया और उन लोगों को हरा दिया। ये उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा बगावत था क्योंकि पूरी मुंबई पर तब हाजी मस्तान और पठान गैंग इन दोनों का ही राज था और उसी में से जो हाजी गैंग था उन्हीं के लोगों के ऊपर हाथ उठा देना एक बहुत बड़ी बात थी। दाऊद का मैसेज क्लियर था कि उसके इलाके में आके कोई और वसूली नहीं कर सकता है। अब इस घटना के बाद जो हाजी मस्तान था उसने दाऊद को छोड़ दिया क्योंकि दाऊद उसके लिए एक बच्चा था, काबिल था लेकिन बच्चा था, इसलिए उसने दाऊद को छोड़ दिया। लेकिन यही जो बच्चा था, इस घटना के बाद उसका जो रुतबा था ना वो डोंगरी इलाके में बहुत ही जल्द बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो इब्राहिम ब्रदर्स था शबीर और दाऊद इब्राहिम, उसने हाजी मस्तान और पठान गैंग के कानों पर टांग भी अड़ाना शुरू कर दिया। देखो, हाजी मस्तान ने तो दाऊद को छोड़ दिया था बच्चा समझकर, लेकिन जो करीम लाला था जो कि पठान गैंग का लीडर था वो दाऊद को नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि हाजी मस्तान के लोगों के साथ दाऊद का जो कांड हुआ था उसके बाद दाऊद की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पठान गैंग के कानों पर टांग अड़ाना ये करीम लाला को कहीं से मंजूर नहीं था। देखो, अगर चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। मुंबई पर 2 मेजर गैंग ऑपरेट करती थी, एक था हाजी मस्तान का गैंग और एक था पठान गैंग। पठान गैंग का मेन लीडर था करीम लाला और करीम लाला के बाद जो गैंग का सेकंड टॉप मोस्ट लीडर था उसका नाम था समाद खान। एक तरीके से आप कह सकते हो कि समाद खान जो था वो करीम लाला का राइट हैंड था और समाद खान उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा गुंडा हुआ करता था। तो समाद खान ने दाऊद को किडनैप किया, उसको मारा पीटा, ह्यूमिलेट किया और फिर बाद में छोड़ दिया ये कहकर कि वो आगे से पठान गैंग के कोई भी कामों पे टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन यहीं पर उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने दाऊद और शबीर को जिंदा छोड़ दिया। उस टाइम पर शबीर इब्राहिम जो था दाऊद का बड़ा भाई, वो दाऊद से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। दाऊद की सिमुलेशन को देखकर उसने ओपनली पठान गैंग को चैलेंज कर दिया और उनसे लड़ने के लिए जितने भी छोटे लेवल का डॉन स्मगलर्स या ग्रुप था उसको इकट्ठा करने लगा।
ताकि वो पठान गैंग से लड़ सके। और यही से शुरू होता है डी कंपनी का आइडियोलॉजी। बहुत लोगों को ये लगता है कि दाऊद ने डी कंपनी शुरू किया था, लेकिन इसका जो नींव रखा था वो उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम ने रखा था। तो इसके बाद 70s और 80s के स्टार्टिंग तक इब्राहिम ब्रदर्स ने पठान गैंग के ऊपर बहुत सारे अटैक किए और पठान गैंग के बहुत सारे बिजनेसेस को लूट पाट कर उसको चौपट कर दिया और इन दोनों गैंग के बीच में एक जंग शुरू हो गई। लेकिन 12 दिसंबर 1981 को कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से पठान गैंग पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। 12 दिसंबर 1981 को शबीर इब्राहिम, जो कि दाऊद का बड़ा भाई था, वो अपने लोकल एरिया में एक टेक्सटाइल मार्केट था, वहां पर गया था प्रोटेक्शन मनी और एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक मीटिंग करने। और वहीं पर बाहर पे पठान के शूटर्स भी वेट कर रहे थे कि कब शबीर बाहर निकलेगा और वो लोग उसको गोली मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब शबीर मीटिंग खत्म करके बाहर निकला तब पठान गैंग के जो शूटर्स थे वो शबीर को मल्टीपल टाइम गोली मारकर हत्या कर देते थे। और इन शूटर्स में जो मेन शूटर था उसका नाम था अमीरजादा, जो कि पठान गैंग में एक बहुत ही अच्छा पोजीशन होल्ड करता था। इसके बाद दाऊद पूरा बौखला गया और उसने अमीरजादा को हॉन्ट करके उसको मार दिया। और पठान गैंग के और भी जितने भी लोग थे उनको भी मारने लगा और लास्ट में समाद खान को भी हॉन्ट करके दाऊद ने मार दिया। अब समाद खान पठान गैंग का सेकंड टॉप मोस्ट लीडर था, वो एक बहुत ही रिनाउंड फिगर था उस टाइम पर और उसको मार देना कोई छोटा मोटा बात नहीं था। उसको मारने के बाद दाऊद का जो रुतबा था ना वो पूरी मुंबई में फैलने लगा। और इस टाइम पर जो करीम लाला था पठान गैंग का लीडर, उसको समझ में आ चुका था कि दाऊद कोई बच्चा नहीं है, अब जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है वो दाऊद ही संभालेगा, ये उसको समझ में आ चुका था। और दाऊद को इस टाइम पर रोकने वाला कोई नहीं था। आप लोग कह सकते हो कि हाजी मस्तान तो था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हाजी मस्तान को खून खराबा ज्यादा पसंद नहीं था और हाजी मस्तान लाइफ के एक ऐसी स्टेज पे था जहां पर वो बहुत सारा पैसा कमा चुका था ऑलरेडी, पॉलिटिकली वो एक्टिव था और उसका जो इंटरेस्ट था वो बॉलीवुड में ज्यादा था। वहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत पेनिट्रेट कर चुका था और वो जो अपना आगे का फ्यूचर देख रहा था वो पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में ही देख रहा था, इसीलिए उसने दाऊद को रोका ही नहीं। इस वजह से मुंबई में जो दो मेजर गैंग थे उसका खात्मा हो गया एक तरीके से और दाऊद जो था वो मुंबई का नया अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। एक बात यहाँ पर बता दूं, दाऊद ने 1980s में डी कंपनी का शुरुआत किया था और उसने जो पूरा ऑपरेशन था वो दुबई में शिफ्ट कर दिया था और इंडिया में जितने भी ऑपरेशंस होते थे वो उसका बड़ा भाई शबीर इब्राहिम संभालता था। अब शबीर के मौत के बाद दाऊद ने बेसिकली वर्क फ्रॉम होम के थ्रू पठान गैंग से बदला लिया और पठान गैंग को खत्म कर दिया। वो तभी फिजिकली इंडिया पर मौजूद नहीं था, वो दुबई में रहकर ही अपना ऑपरेशन चलाता था। ये सब मैंने इसलिए बताया कि टाइमलाइन का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि 1981 में शबीर इब्राहिम को मारा गया था और दाऊद ने उसका बदला इंडिया में रहकर नहीं लिया था, वो तब दुबई में रहता था और वहीं से सभी ऑपरेशन देखता था और वहीं से उसने पठान गैंग से बदला भी लिया था। अब दुबई में शिफ्ट होने के बाद और इब्राहिम के मौत के बाद दाऊद को कोई चाहिए था जो उसकी इंडिया के बिजनेसेस को संभाल सके और यहीं पर छोटा राजन सीन में आता है। छोटा राजन पहले टिकट ब्लैक किया करता था, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है और बाद में जेल से छूटने के बाद छोटा राजन जो है वो एक छोटा सा गैंग स्टार्ट करता है और बाद में यही छोटा राजन बड़े राजन के गैंग में जाकर जुड़ जाता है। लेकिन 1982 में एक गैंग वॉर में बड़ा राजन का मौत हो जाता है और छोटा राजन जो है वो इस मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, इसलिए उसने डिफरेंट मतलब गैंग्स वगैरह फ्रेंड्स से मदद मांगना शुरू किया बदला लेने के लिए। और यहीं पर छोटा राजन जो था वो दाऊद के नज़र में आया पहली बार। दाऊद को छोटा राजन का जो लॉयल्टी था बड़ा राजन के प्रति और जो छोटा राजन का कैपेबिलिटी था अपने एरिया को संभालने का और यूथ में जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसके वजह से दाऊद चाहता था कि मुंबई की जिम्मेदारी छोटा राजन संभाले। और दाऊद ने उसको ऑफर भी दिया कि अगर वो दाऊद के साथ जुड़ जाता है फिर दाऊद उसको मदद करेगा अपना बदला लेने के लिए। और आगे चलकर छोटा राजन जो था उसने अपना बदला लिया और फिर दाऊद के गैंग में जुड़ गया। ऐसा कोई इलीगल काम नहीं था जो दाऊद और उसकी डी कंपनी नहीं करती थी। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, प्रोटेक्शन मनी, मर्डर, चोरी चकारी, डकैती, मतलब हर एक काम जो इलीगल था वो दाऊद और उसकी डी कंपनी करती थी और इंडिया में अब छोटा राजन था जो कि दाऊद की इन सब कामों को अंजाम दिया करता था। इसके बाद दाऊद ने अपने इलीगल धंधे के साथ साथ बॉलीवुड में भी घुसना शुरू कर दिया था। 80s-90s के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को दाऊद के साथ देखा गया था। बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से दाऊद जो था इस टाइम पर बॉलीवुड के फिल्मों में बहुत पैसा लगाता था मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। और रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा भी कहा जाता है कि अबू सलेम जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने करीब करीब 20 से 25 फिल्में बनाई थी जिस पे दाऊद का पैसा लगा हुआ था और इसीलिए शायद उस टाइम के जो फिल्में थी उसमें आप लोग कुछ ऐसे सीन्स देखोगे। मुझे राम जी गया होगा जग मारने के, तो मेरे श्री राम जी किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। ये रहा मुकुट माथे पर, मोर पंख और ये बांसुरी। ओ मेरी राधा। मेरा नाम राधा नहीं रुक्मणी। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली जो हिंदूज और हिंदू के देवी देवता थे उनको एक डार्कर शेड में दिखाया जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो इस्लाम था उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था। इवन नॉट ओनली इस्लाम,
मुगल्स को भी, जो कि एक लुटेरा और मर्डरर था, उन लोगों को भी ग्लोरीफाई किया जाता था। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। तो देखा जाए तो दाऊद ने पूरी तरीके से बॉलीवुड पर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था। मतलब ये मॉडल कुछ वैसा ही था जैसा कि हाजी मस्तान ने किया था, लेकिन हाजी मस्तान जो था वो बाद में अपने सभी इलीगल धंधे को छोड़कर वो बॉलीवुड में ही रहना चाहता था, इसीलिए उसने दाऊद को भी छोड़ दिया था। लेकिन दाऊद का इंटेंशन दूसरा था, वो बॉलीवुड में आकर इलीगल धंधे को छोड़ना नहीं चाहता था। बॉलीवुड उसके लिए एक और जरिया बन गया था अपने काले धंधे को सफ़ेद बनाने के लिए, सभी ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए। अब ये सब चल ही रहा था, लेकिन अब आता है साल 1993, जब इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 डिफरेंट जगह पर 12 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में टोटल 257 लोगों की मौत हो जाती है और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये अटैक इतनी प्लानिंग के साथ किया गया था कि इंडिया को इसके बारे में ना कोई खबर मिला और ना ही कोई बॉम्ब डिफ्यूज करने का मौका। कहा जाता है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद डेमोलिश हुआ था और जो सब्सिक्वेंट राइट्स हुआ था, उसके लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। और डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, ये दाऊद ने किया था। लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। आई एम 100% श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और कोई वैल्यू मिल रहा है आप लोगों को, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2017 में राम जेठमलानी, जो कि एक लॉयर है और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि दाऊद ने उनको डायरेक्ट कॉल किया था और ये कहा था कि वो इंडिया वापस आना चाहता है, ट्रायल देना चाहता है 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के रिगार्डिंग। लेकिन उसका एक शर्त था कि उसके ऊपर कोई भी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। जब राम जेठमलानी ने ये बात शरद पवार को कहा, जो कि उस टाइम पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने और कांग्रेस के बाकी जो लीडर थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया और इस वजह से दाऊद जो था वो इंडिया नहीं आ पाया। तब अगर ये पॉलिटिशियंस जो थे ना वो एग्री कर जाते तो दाऊद आज इंडिया के पास होता और शायद अब तक फांसी भी हो चुका होता। लेकिन राम जेठमलानी का ये कहना था कि दाऊद को इसलिए इंडिया पर लाया नहीं गया कि अगर दाऊद इंडिया पर आ जाता तो फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भांडा फूट जाता। मतलब सोच के देखो हमारे देश को कैसे कैसे लोग चलाते थे। कोई भी बच्चा बता देगा यहाँ पर कि पहले झांसा देकर दाऊद को अंदर तो लाओ इंडिया के, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खैर, इस अटैक के बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए और इसमें संजय दत्त का भी नाम सामने आया। संजय दत्त के पास से एक AK-56 राइफल मिला था और कई रिपोर्ट के अनुसार कुछ इन्वेस्टिगेशन में संजय दत्त का जो लिंक था वो डी कंपनी के साथ मिला था। लेकिन बाद में कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि संजय दत्त का कोई भी लिंक है डी कंपनी के साथ। लेकिन इलीगल वेपन रखने के लिए उनको सजा मिली और उनको बाद में जेल भेज दिया गया। इस अटैक के बाद भी जो डी कंपनी था वो बॉलीवुड में ऑपरेट करता था और जितने भी सेलिब्रिटीज थे उनसे एक्सटॉर्शन मनी चार्ज करता था। जो भी एक्सटॉर्शन नहीं देता था उसके ऊपर हमला हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन दिया जाता है। एक तो गुलशन कुमार प्रो हिंदू थे और बहुत ज्यादा भक्ति गीत गाते थे, और दूसरा जो मेन रीजन दिया जाता है वो ये है कि जो डी कंपनी थी उसको गुलशन कुमार ने मना कर दिया था टी सीरीज के ओवरसीज राइट्स देने से। और ये कोई बॉलीवुड का एक लौता हमला नहीं था। इसके बाद भी 2000 में राकेश रोशन के ऊपर भी हमला किया गया था, जब कहो ना प्यार है बहुत हिट हुआ था और डी कंपनी की तरफ से उसका प्रॉफिट शेयर मांगा गया था। लेकिन राकेश रोशन ने उसको देने से मना कर दिया था और इसी वजह से उनके ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन राकेश रोशन की किस्मत अच्छी थी कि उस हमले में राकेश रोशन बच जाते हैं। बाद में 2003 में दाऊद इब्राहिम को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय UN एंड USA, और USA ने तो दाऊद के ऊपर $25 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा है और वो आज तक मतलब एक्टिवेट है। अगर दाऊद को कोई पकड़ के देता है USA को तो फिर उसको $25 मिलियन मिलेगा। यहाँ तक नहीं, दाऊद इब्राहिम जो है वो इंटरपोल की नज़र में भी है। इंटरपोल भी उसको ढूंढ रही है और दाऊद के खिलाफ रेड नोटिस जारी करके रखी है बिकॉज ऑफ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट एंड अदर इलीगल बिजनेसेस एंड फ्रॉडरी। देखो दाऊद जो था ना उसकी वजह से सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं था, पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला था और बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो उससे अफेक्टेड थे। इसीलिए वो इंटरपोल की नज़र में भी आ गया और आज भी इंटरपोल उसे ढूंढ रही है। बहुत सारे रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद को बहुत बार कराची में ट्रेस किया गया। इवेंट रिपोर्ट के हिसाब से कराची में दाऊद का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। उसमें से जो मेन प्रॉपर्टी है वो है व्हाइट हाउस क्लिफ्टन, जो कि धुरंधर द रिवेंज में भी उसका एक रेफरेंस दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। व्हाइट हाउस को छोड़ के दाऊद के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मेहरन स्क्वायर और भी बहुत सारे।
2008 में मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था और बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि इसमें भी दाऊद का हाथ था। लेकिन इस हमले के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। इस हमले के बाद 2009 में 2 फिल्म रिलीज होता है, एक होता है न्यूयॉर्क और एक होता है कुर्बान, और 2010 में रिलीज होता है माय नेम इज़ खान। और इन तीनों मूवी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो टेररिस्ट है उसको एज ए विक्टिम की तरह दिखाना। अब यहाँ पर मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आप लोग इसको कैसे लिंक करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि दाऊद जो था वो बॉलीवुड में भी पूरी तरीके से घुस चुका था। अब आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग खुद से समझ लो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो डी कंपनी था उसका लिंक अतीक अहमद के साथ भी था। वही अतीक अहमद जिसको 2023 में कैमरा के सामने 3 गनमैन आकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके बाद अतीक अहमद के बारे में भी धुरंधर द इमेज में रेफरेंस दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। जब मैंने वो स्टोरी देखा धुरंधर में, तो मैंने खुद से रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में देखो कि अतीक अहमद जो था उसका रिलेशन पाकिस्तानी ISI और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा के साथ था। इवन नॉट ओनली ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ के हिसाब से भी सेम ही था। जो अतीक अहमद था उसका रिलेशन ISI और लश्कर तोयबा के साथ था। और जितने भी जाली नोट का कारोबार था उसमें भी अतीक अहमद और डी कंपनी का साठगांठ हुआ था। अतीक अहमद ही था जो कि इंडिया में सारे जाली नोटों का कारोबार देखता था। इस वीडियो में अतीक अहमद के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बन सकता है। अभी के लिए जितने भी इंटेलिजेंस और न्यूज़ रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे ये जानना काफ़ी है कि जो अतीक अहमद था वो कहीं ना कहीं डी कंपनी से लिंक था, यानी कि दाऊद से लिंक था। और जितने भी काले धंधे वो इंडिया पर चलाता था वो कहीं ना कहीं डी कंपनी से लिंक था। अब रिसेंट टाइम का बात किया जाए तो दाऊद को अभी भी ढूंढा जा रहा है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली उसके साथ क्या हुआ है वो हम लोग को नहीं पता है। 2006 में उसकी बड़ी बेटी महारूक इब्राहिम की शादी जुनैद मीनांदत से होती है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मीनांदत का बेटा है। और 2011 में उसकी दूसरी बेटी महरीन की शादी एक पाकिस्तानी अमेरिकन अयूब के साथ होती है। उसका बेटा मोइन, जिसने सानिया जो कि एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन की बेटी है, उससे शादी कर लेता है और फिर कराची में ही रहने लगता है। कराची में वो पहले एक मस्जिद में पढ़ाता था और फिर बाद में वहाँ का मौलाना बन गया। आप लोगों ने शायद इस वीडियो पर एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ। मैं दाऊद, उसका बड़ा भाई, उसका बहन, उसकी फैमिली और जितने भी गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स थे उसको तू तरक करके मैंने बात किया है। अनलाइक जर्मन शेफर्ड जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तू तरक करके कहता है, और जब वीडियो में अतीक अहमद का बारी आता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो मेरा बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ गद्दारों को फॉलो मत करो। पहले गद्दारों को पहचानो और फिर डिसाइड करो कि आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। जो क्रिमिनल्स को रिस्पेक्ट देता है और प्रधानमंत्री को गाली देता है वो क्या होता है देश के लिए, वो आप लोग बेहतर समझते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स पे आइए, कमेंट्स पे बात हो सकता है। एंड सब्सक्राइब द चैनल बिग बैन।